तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किक बॉक्सर नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि 2000 से भी पहले की मूवी है। और आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इसकी कमेंट की थी, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की पूरी अपडेट आपको बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्टर, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। किकबॉक्सर 1989 में बनी डेविड वर्थ द्वारा निर्देशित और जीन क्लाउड वैन डैम अभिनीत एक अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म है। इसमें पूर्व विश्व किकबॉक्सिंग चैंपियन डेनिस एलेक्सियो भी है। कहानी कर्ट स्लोएन वैन डैम के इर्दगिर्द घूमती है, जो अपने भाई एरिक स्लोएन, डेनिस एलेक्सियो, को लकवाग्रस्त करने वाले खूंखार किकबॉक्सिंग चैंपियन टोंग पो मिशेल किसी से बदला लेना चाहता है। इस फिल्म को मॉय थाई थाई किकबॉक्सिंग को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने वाली पहली फिल्म माना जाता है। 4. किंग्स रोड एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और द कैनन ग्रुप इंक द्वारा 8 सितंबर 1989 को रिलीज हुई इस फिल्म ने $2.7 मिलियन के बजट में $50 मिलियन की कमाई की। इसके कई सीक्वल भी बने। कथानक कर्ट हैवीवेट किकबॉक्सिंग विश्व चैंपियन एरिक स्लोएन के छोटे भाई और कॉर्नरमैन है। एक और सफल खिताब बचाव के बाद एरिक को मीडिया द्वारा थाईलैंड में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जहां किकबॉक्सिंग की शुरुआत हुई थी, ताकि वह अपनी विरासत को और मजबूत कर सके। परिणामस्वरूप एरिक और कर्ट थाईलैंड के अपराजित शीर्ष फाइटर टोंग द टाइगर पो से लड़ने के लिए बैंकॉक जाते हैं। एरिक बेहद आश्वस्त है, लेकिन टोंग पो को मुकाबले की तैयारी में एक कंक्रीट के खंभे पर लात मारते देखकर कर्ट आशंकित हो जाता है। वह एरिक से लड़ने से मना करता है, लेकिन एरिक उसकी किसी भी चिंता को खारिज कर देता है। एरिक को तब तक बुरी तरह पीटा जाता है जब तक कर्ट हार नहीं मान लेता, लेकिन टोंग पो रिंग से तौलिया बाहर फेंक देता है और अपना हमला जारी रखता है। वह एरिक की पीठ पर जोरदार वार करता है, जिससे वह गतिहीन हो जाता है। कर्ट अपने भाई के साथ स्ट्रेचर पर चला जाता है, लेकिन फाइट अधिकारी उन्हें सड़क पर ही छोड़ देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के विशेष बल के एक सेवानिवृत्त सैनिक, विंस्टन टेलर, दोनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। टोंग पो के क्रूर हमले के परिणामस्वरूप एरिक कमर से नीचे लकवाग्रस्त हो जाता है और फिर कभी चल नहीं पाता। क्रोधित कर्ट अपने भाई का बदला लेने की कसम खाता है। वह एक प्रशिक्षक की तलाश करता है जो उसे मय थाई सिखाए, लेकिन स्थानीय सेनानियों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है और जिम से बाहर निकाल दिया जाता है। आखिरकार टेलर उसे प्रसिद्ध मय थाई क्रू जियान चाओ के बारे में बताता है। हालांकि पहले तो वह अनिच्छुक था, लेकिन कर्ट द्वारा फ्रेडी ली, जो एक रैकेटियरिंग संगठन में उच्च पद पर और टोंग पो का मैनेजर है, द्वारा भेजे गए गुंडों को जियान की भतीजी माइली से पैसे चुराने से रोकने के बाद जियान कर्ट को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हो गया। जियान फ्रेडी ली को कर्ट और एक अन्य सेनानी के बीच एक प्रारंभिक मैच की व्यवस्था करने के लिए मना लेता है। कर्ट विजयी होता है और टोंग पो के खिलाफ मैच जीतता है। यह निर्धारित किया जाता है कि वे प्राचीन तरीके से लड़ेंगे। दोनों सेनानी अपने हाथों को भांग की रस्सी में लपेटते हैं। फ्रेडी ली लड़ाई तय करवाने का इंतजाम करता है और टोंग पो पर दाव लगाने के लिए थाई क्राइम सिंडिकेट के बॉस ताओ लियू से $10 लाख उधार लेता है। मुकाबले से पहले टोंग पो माइली की पिटाई करता है और उसका बलात्कार करता है, जबकि एरिक का अपहरण कर लिया जाता है ताकि फ्रेडी ली कर्ट को ब्लैकमेल करके लड़ाई हारवा सके। माइली टेलर से एरिक को ढूंढने में मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वह फ्रेडी ली से हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता। अपने भाई की जान बचाने के लिए कर्ट को फ्रेडी ली टोंग पो के साथ मिलकर मुकाबला हारने से पहले उसे पूरी ताकत से लड़ने का निर्देश देता है। टोंग पो कर्ट को सजा देता है, वहीं जियान और टेलर एरिक को ढूंढकर उसे बचा लेते हैं। आखिरी राउंड से पहले एरिक जियान और टेलर के साथ पहुंचता है। एरिक अब खतरे से बाहर है
और माइली के बलात्कार पर टोंग पो के तानों से नाराज होकर कर्ट टोंग पो को हरा देता है। रालना जीन क्लाउड वैन डैम कर्ट द व्हाइट वॉरियर स्लोएन के रूप में, डेनिस एलेक्सियो एरिक द एलिमिनेटर स्लोएन, डेनिस चैन जियान चाउ मै थाई क्रू, माइकल किस्सी टोंग द टाइगर पो श्रेय टोंग पो का टिंग ली फ्रेडी ली के रूप में। संगीत साउंड ट्रैक फिल्म के गानों वाला एक साउंड ट्रैक रिलीज किया गया जिसमें साउंड ट्रैक विशेषज्ञ स्टैन बुश के गाने शामिल थे। फिल्म का संगीत पॉल हर्जोग ने तैयार किया था। पूरे संगीत को 2006 में परसिवेरेंस रिकॉर्ड्स द्वारा सीमित मात्रा में रीमास्टर्ड करके रिलीज किया गया था। 2006 के आधिकारिक स्कोर रिलीज में बुद्धाज ईगल शीर्षक वाले स्कोर ट्रैक का पहले से जारी संस्करण शामिल नहीं है, जिसे बेस्ट ऑफ वैन डैम वॉल्यूम 2 संकलन सीडी पर जारी किया गया था। 2006 के एल्बम का एक विस्तारित संस्करण जुलाई 2014 में परसिवेरेंस रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। इस एल्बम में रीमास्टर्ड मूल 22 ट्रैक और 9 गायन प्रदर्शन शामिल थे जो पहले केवल जर्मनी में ही उपलब्ध थे। उद्धरण वांछित मुक्त करना होम मीडिया किकबॉक्सर को पहली बार 1990 में HBO वीडियो द्वारा VHS पर जारी किया गया था। 8 जून 1999 को संयुक्त राज्य अमेरिका में HBO होम वीडियो द्वारा DVD जारी की गई थी। 6 जनवरी 2003 को यूनाइटेड किंगडम में प्रिज्म लीजर कॉरपोरेशन द्वारा DVD जारी की गई थी। स्वागत बॉक्स ऑफिस किकबॉक्सर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 14,697,005 की कमाई की। 5 कैनन ने जानबूझकर इसे मजदूर दिवस के बाद पारंपरिक रूप से धीमे सप्ताहांत पर रिलीज किया जब कोई स्टूडियो रिलीज नहीं होता है, और इस तरह प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाती है। यह 973 स्क्रीनों पर खुली और $4.1 मिलियन की कमाई की, जिससे यह देश की तीसरी सबसे लोकप्रिय फिल्म बन गई। 6 कुछ साल बाद इसकी कुल कमाई $50 मिलियन आकी गई। 3 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया लॉस एंजल्स टाइम्स के क्रिस विलमैन ने फिल्म को बेहद नीरस और साल की सबसे बेतुकी एक्शन फिल्मों में से एक होने का दावेदार बताया, क्योंकि इसमें स्वर में अजीबोगरीब बदलाव, अविश्वसनीय कथानक, व्यापक नस्लीय रूढ़िवादिता, अनावश्यक नग्नता और हास्यास्पद रूप से अतिरंजित हिंसा की अमानवीय मात्रा थी। विलमैन ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि किरदार गंभीर चोटों और गंभीर आघात से कैसे उबरते हैं। 7 डेजरेट न्यूज के क्रिस हिक्स ने इस फिल्म की आलोचना करते हुए इसे द कराटे किड की नकल बताया, जिसमें रॉकी और रेम्बो जैसी अन्य फिल्मों के तत्व मिलाए गए हैं। अंत को अनुमानित बताने के अलावा हिक्स ने वैन डैम को एक कम बजट वाले अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे दिखने वाले व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं कहकर खारिज कर दिया, जिसके अभिनय के प्रयास व्यर्थ थे। 8 रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 11 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 36% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। 9 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 4 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 33% का स्कोर मिला है। 10 स्लैश फिल्म ने इसे अब तक की सबसे प्रभावशाली मार्शल आर्ट फिल्मों में से एक बताया है। 11 परंपरा इस फिल्म को मय थाई किकबॉक्सिंग को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने वाली पहली फिल्म माना जाता है। 4 टोंग पो के रूप में मिशेल किसी की भूमिका ने मॉर्टल कोम्बैट के चरित्र गोरो के लिए दृश्य प्रेरणा प्रदान की। 12 अन्य मीडिया अगली करियो मुख्य लेख किकबॉक्सर 2, किकबॉक्सर 3, किकबॉक्सर 4 और रिडेम्पशन किकबॉक्सर 5। इस फिल्म के कई सीक्वल बने। वैन डैम के न लौटने के बावजूद फिल्म श्रृंखला के दूसरे और चौथे भाग में स्लोएन परिवार, हालांकि अब इसे स्लोअन लिखा जाता है, जिसमें साशा मिशेल द्वारा अभिनीत तीसरे भाई डेविड स्लोअन को शामिल करते हुए और टोंग पो के बीच चल रही लड़ाइयां जारी है। मिशेल किसी किकबॉक्सर 2 द रोल बैक में टोंग पो के रूप में लौटे और किकबॉक्सर 4
द एग्रेसर की शुरुआत में दिखाए गए एक फ्लैशबैक दृश्य में दिखाई देते हैं। यह दृश्य किकबॉक्सर 2 से हटा दिया गया दृश्य प्रतीत होता है, जो कभी फाइनल कट में नहीं आया। किकबॉक्सर 4 में टोंग पो का किरदार कामेल क्रिफा ने निभाया था। किकबॉक्सर 5 द रिडेम्पशन नए किरदारों के साथ एक अकेली कहानी थी और इसका पिछली फिल्मों से थोड़ा संबंध है। रीबूट। मुख्य लेख किकबॉक्सर वेंजेंस। किकबॉक्सर को किकबॉक्सर वेंजेंस के रूप में रीमेक किया गया, जो श्रृंखला का रीबूट था और 2 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था। डेविड वर्थ, जन्म 2 मार्च 1940, एक अमेरिकी छायाकार और फिल्म निर्देशक है। उन्होंने ब्लडस्पोर्ट, एनी विच वे यू कैन और ब्रोंको बिली सहित 20 से अधिक फिल्मों में छायाकार के रूप में योगदान दिया है। उन्होंने वॉरियर ऑफ द लॉस्ट वर्ल्ड, लेडी ड्रैगन और हार्ड नॉक्स सहित फिल्मों का निर्देशन भी किया है। साथ ही स्वेन कॉनराड और जिम हेस्टिग्स जैसे छद्म नामों से भी कुछ फिल्में की है। उन्होंने 1989 की फिल्म किकबॉक्सर का निर्देशन किया था। फिल्मोग्राफी। पुअर प्रिटी एडी 1975, कितना मीठा है 1978, स्वेन कॉनराड के रूप में। फ्रैट हाउस 1979, स्वेन कॉनराड के रूप में। हार्ड नॉक्स 1979, पिंक शैम्पेन 1979, स्वेन कॉनराड के रूप में। बॉडी मैजिक 1982, स्वेन कॉनराड के रूप में। डेनिस एलेक्सियो, जन्म डेनिस रेमंड डिक, 12 मार्च 1959, एक अमेरिकी पूर्व पेशेवर किकबॉक्सर और अभिनेता है, जिन्होंने लाइट हैवीवेट, क्रूजरवेट और हैवीवेट डिवीजनों में प्रतिस्पर्धा की। 1980 में एक लाइट हैवीवेट के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए एलेक्सियो ने 1984 में वर्ल्ड किकबॉक्सिंग एसोसिएशन WKA वर्ल्ड सुपर लाइट हैवीवेट फुल कॉन्टैक्ट चैंपियनशिप मैच में डॉन द ड्रैगन विल्सन से हारने से पहले एक व्यापक नॉकआउट से भरी अपराजित लकीर शुरू की। उन्होंने उसी वर्ष प्रोफेशनल कराटे एसोसिएशन PKA वर्ल्ड लाइट हैवीवेट खिताब जीतकर वापसी की और फिर क्रूजरवेट में आगे बढ़े और इंटरनेशनल स्पोर्ट कराटे एसोसिएशन इसका वर्ल्ड क्रूजरवेट फुल कॉन्टैक्ट खिताब अपने नाम किया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने हेवीवेट डिवीजन की ओर अपना रुख किया, जहां उन्होंने 6 विश्व खिताब जीते और एक समय पर उन्हें निर्विवाद विश्व हेवीवेट चैंपियन माना जाता था। उन्होंने 1992 में ब्रांको सिकाटीक और स्टेन लोंगिनिडिस के खिलाफ अपने करियर की 2 सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना किया, दोनों ही उनसे भारी फाइटर थे। सिकाटीक के साथ एक विवादास्पद ड्रॉ पर लड़ते हुए और शुरुआती लो किक केओ के जरिए लोंगिनिडिस से हार गए, जिसके परिणामस्वरूप उनका पैर टूट गया। 1999 में रिटायर होने से पहले उन्होंने 16 चैंपियनशिप खिताब जीते। एक आक्रामक फाइटर जिसके पास अच्छे बॉक्सिंग कौशल, एक शक्तिशाली स्पिनिंग बैक किक और मध्य भाग, सिर और पैरों पर मॉय थाई स्टाइल राउंडहाउस किक है। एलेक्सियो एक प्रभावशाली 92% केओ अनुपात के साथ रिटायर हुए। अप्रैल 2017 में उन्हें धोखाधड़ी और कर चोरी के कई मामलों में 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। प्रारंभिक जीवन। एलेक्सियो का जन्म और पालन पोषण कैलिफोर्निया के वेकाविले में हुआ था। वे एक हाई स्कूल शिक्षक और कोच के बेटे हैं। उन्होंने 1977 में वेकाविले हाई स्कूल से स्नातक होने से पहले विल्सी वुड मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। एलेक्सियो अपनी युवावस्था में एक उत्कृष्ट एथलीट थे, जिन्होंने अमेरिकी फुटबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इनसाइड कराटे पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने लॉस एंजिल्स डोजर्स के साथ बेसबॉल खेलने के प्रस्ताव को ठुकराने का दावा किया। उन्होंने काजुकेंबो में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू की और कॉलेज में उन्होंने एक लाइनबैकर के रूप में अमेरिकी फुटबॉल खेला, कराटे का उपयोग करके फुटबॉल के लिए तेज और अधिक लचीला होने के लिए। कराटे को पसंद करते हुए उन्होंने न केवल पॉइंट स्पेयरिंग बल्कि इसके पूर्ण संपर्क पहलू को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसलिए एलेक्सियो ने पूर्ण संपर्क कराटे
पेशेवर किकबॉक्सिंग की ओर बढ़ने से पहले तांग सू डो जैसी अन्य शैलियों को सीखना शुरू। आजीविका। प्रारंभिक करियर 1980 से 1983। एलेक्सियो ने 1980 के शुरुआती दौर में एक पेशेवर किकबॉक्सर के रूप में शुरुआत की। अपने नए प्रदर्शन में कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में माइक किंग से तकनीकी नॉकआउट के जरिए हार गए। बाद में पीके द्वारा मुकाबले के नतीजे को नो कॉन्टेस्ट में बदल दिया गया। हालांकि इस मुकाबले को एक बेमेल मुकाबला माना गया क्योंकि एलेक्सियो बिना किसी शौकिया मुकाबले या लड़ाई के किसी भी अनुभव के पहली बार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जबकि किंग एक पेशेवर फुल कॉन्टैक्ट कराटे किकबॉक्सर थे। एलेक्सियो ने उस मुकाबले से सीखा और कड़ी ट्रेनिंग की। उसके बाद उन्होंने लगातार 17 मुकाबले जीते, सभी नॉकआउट से, और केवल एक तीसरे राउंड से आगे बढ़ पाया। उद्धरण वांछित। अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में एलेक्सियो ने 19 नवंबर 1983 को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के न्यूकैसल में अपने मुकाबले के तीसरे राउंड में बेसिल गुरा को किक से रोक। एलेक्सियो को द मेनेस और द टर्मिनेटर नामों से जाना जाता था। 2. लाइट हैवीवेट और क्रूजरवेट विश्व चैंपियनशिप 1984 से 1986। अपनी व्यापक जीत की लकीर के साथ विश्व मंच पर खुद को एक ताकत के रूप में स्थापित करने के बाद, एलेक्सियो को 29 मार्च 1984 को विल्सन के गृह राज्य फ्लोरिडा के हॉलीवुड में उद्घाटन WKA वर्ल्ड सुपर लाइट हैवीवेट -83.2 किलोग्राम बटा 183.4 पाउंड फुल कॉन्टैक्ट चैंपियनशिप के लिए डॉन द ड्रैगन विल्सन से लड़ने का मौका दिया गया। NBC के स्पोर्ट्स वर्ल्ड पर टेलीविजन और स्टार सिस्टम वर्ल्ड किकबॉक्सिंग रेटिंग्स में एक स्थान के साथ, एलेक्सियो की सीधी आगे मुक्केबाजी आधारित शैली ने काउंटर फाइटर विल्सन के हाथों में खेला, जिन्होंने उन्हें 12 राउंड के मुकाबले में अनियंत्रित कम किक के साथ फेंका। विल्सन ने सर्वसम्मति से 119 से 106, 119 से 112, 118 से 114 से जीत हासिल की। एलेक्सियो ने इस हार से उबरते हुए 14 सितंबर 1984 को अपने गृहनगर वेकाविले में PKA विश्व लाइट हैवीवेट खिताब जीता, जहां उन्होंने 5वें राउंड में रॉब सालाजार को 2 बार हराकर निर्णायक जीत हासिल की। अगले वर्ष उन्होंने बर्नार्ड क्लार्क और नील सिंगल्टन के खिलाफ इस बेल्ट का सफलतापूर्वक बचाव किया और फिर क्रूजरवेट वर्ग में पहुंच गए, जहां उन्हें जल्द ही इंटरनेशनल स्पोर्ट कराटे एसोसिएशन इसका विश्व क्रूजरवेट -88.2 किग्रा 194.4 पाउंड फुल कॉन्टैक्ट चैंपियन का खिताब मिला। उन्होंने 1984 और 1985 के बीच कुछ समय के लिए पेशेवर मुक्केबाजी में भी अपना करियर बनाया, जहां उन्होंने 5 बार को जीत के साथ 5 से 1 का रिकॉर्ड बनाया। उद्धरण वांछित। 16 अगस्त 1986 को डेनवर, कोलोराडो में इसका खिताब की रक्षा में एलेक्सियो शुरुआती डर से बच गया क्योंकि उसे पहले राउंड में लोवेल नैश के एक बड़े दाहिने हुक से गिरा दिया गया था। चौथे के अंत में एक दाहिने क्रॉस के साथ उसे खत्म करने से पहले उसने नैश को अपने दाहिने हुक से गिरा दिया। हेवीवेट में परिवर्तन 1987 से 1991। 1987 तक एलेक्सियो के रिकॉर्ड में 26 जीत और 1 हार शामिल थी, और इसलिए उन्होंने हेवीवेट वर्ग में बदलाव किया, जहां 1.80 मीटर बटा 5 फीट 11 इंच और 91 किलोग्राम बटा 200 पाउंड से थोड़ा अधिक वजन के साथ वे छोटे प्रतियोगियों में से एक थे। कराटे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ किकबॉक्सिंग किक पूर्ण संपर्क विश्व हेवीवेट खिताब जीतने के बाद उन्होंने 3 जून 1987 को अपने इसका क्रूजरवेट बेल्ट का एक आखिरी बचाव किया, जब उन्होंने नेवादा के स्टेट लाइन में 12 राउंड में लैरी मैकफेडेन को हराया। 1 महीने से भी कम समय के बाद उन्होंने अपने किक हेवीवेट बेल्ट का बचाव किया और 20 जून 1987 को डेनवर में जेफ हॉलिंस के खिलाफ खाली इसका हेवीवेट -96.4 किलोग्राम बटा 212.5 पाउंड खिताब भी जीता। 6 अगस्त 1990 को स्टेट लाइन स्थित हैरास लेक ताहो में एलेक्सियो का सामना कनाडाई ताइक्वांडो स्टाइलिस्ट डेरेल हेनेगन से एक हेवीवेट यूनिफिकेशन फाइट में हुआ, जिसमें एलेक्सियो के इसका और किक टाइटल और हेनेगन के फाइट फैक्ट्री कराटे एसोसिएशन (FFKA) टाइटल दाव पर थे।
रेफरी द्वारा 5वें राउंड के अंत में मुकाबला रोक दिए जाने के बाद एलेक्सियो ने टीकेओ के जरिए जीत हासिल की। 1990 के अंत में एलेक्सियो वायनाए हवाई में स्थानांतरित हो गए। 9 काहे के उपनाम को अपनाते हुए एलेक्सियो ने हवाईयन घास की स्कर्ट में लड़ना शुरू किया, जो स्वीडिश रॉक बैंड यूरोप के द फाइनल काउंटडाउन के उनके प्रवेश संगीत के साथ उनका ट्रेडमार्क बन गया। उन्होंने होनोलुलु के नील एस ब्लासडेल सेंटर में 20 बार लड़ाई लड़ी और सभी 20 में नॉकआउट से जीत हासिल की। एक अन्य हेवीवेट टाइटल एकीकरण मुकाबले में एलेक्सियो ने 24 अगस्त 1991 को स्टेटलाइन के सीजर्स ताहो में आयोजित कराटेमेनिया 3 में रिक्त प्रोफेशनल किकबॉक्सिंग काउंसिल (पीकेसी) खिताब के साथ जेरी रोम के खिलाफ अपनी आईएसके बेल्ट को भी दांव पर लगा दिया। उन्होंने चौथे के अंत में घंटी बजने पर राउंडहाउस किक के साथ रोम को गिरा दिया और फिर बाहर जाकर 5वें में जल्दी ही उसे खत्म कर दिया। 10 इसके बाद एलेक्सियो ने अन्य नियम सेटों के चैंपियनों के साथ सुपर फाइट की मांग करने से पहले पूरे संपर्क में दुनिया भर के कई मध्यमार्ग चुनौती देने वालों को हराया। सिकाटिक और लोंगिनीडिस के साथ लड़ाई 1992। मुख्य लेख: डेनिस एलेक्सियो बनाम ब्रैंको सिकाटिक और डेनिस एलेक्सियो बनाम स्टेन लोंगिनीडिस। वास्तव में एलेक्सियो के बारे में सब कुछ असाधारण था। उनमें करिश्मा कूट-कूट कर भरा था और यह देखना मुश्किल नहीं था कि उन्हें कई और सिल्वर स्क्रीन भूमिकाओं के प्रस्ताव क्यों मिले और किकबॉक्सिंग के इतिहास में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी, खासकर महिला प्रशंसकों के बीच। 1990 के दशक की शुरुआत में एलेक्सियो के स्टारडम पर माइकल शियावेलो 16 मार्च 1992 को एलेक्सियो ने अपने अब तक के सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना किया, जब उनकी मुलाकात क्रोएशियाई मुay थाई फाइटर ब्रैंको सिकाटी से नेवादा के लास वेगास के थॉमस एंड मैक्स सेंटर में वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स चैलेंज में हुई। हालांकि एलेक्सियो के पास अभी भी इसका किक और एफएफके हेवीवेट विश्व खिताब थे और सिकाटीक वर्ल्ड किकबॉक्सिंग एसोसिएशन (WKA), इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग फेडरेशन (IKBF) वर्ल्ड क्रूजरवेट चैंपियन थे, लेकिन दांव पर एकमात्र खिताब वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स चैलेंज (WMAC) हेवीवेट चैंपियनशिप का था। मुकाबले के दिन तक दोनों सेनानियों के बीच मुकाबले के नियमों पर विवाद रहा। एलेक्सियो, जिन्होंने विशेष रूप से पूर्ण संपर्क नियमों के तहत प्रतिस्पर्धा की थी, चाहते थे कि दोनों सेनानी फुट पैड पहनें। अंत में लो किक्स की अनुमति दे दी गई और एलेक्सियो ने फुट पैड पहने और घुटनों और क्लिंच पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मुकाबले की अवधि 3 मिनट के राउंड की निर्धारित की गई थी। 11 पहले 2 राउंड संघर्षपूर्ण थे, लेकिन एलेक्सियो अपने अनुत्तरित अपरकट्स, सिर पर हुक और शरीर पर किक की बौछार से जीत रहा था, लेकिन सिकाटीक खेल में था और उसने जवाबी हमला किया। एलेक्सियो ने अपने बेहतर मुक्केबाजी कौशल का उपयोग किया, लेकिन सिकाटीक ने अपने फायदे के लिए शक्तिशाली लो किक का इस्तेमाल किया। सिकाटीक को दूसरे राउंड में एलेक्सियो को क्लिंच में घुटने से मारने के लिए 1 अंक काटा गया, जो इस मुकाबले के लिए कानूनी नहीं था। फिर तीसरे राउंड में मुकाबला असमंजस में समाप्त हो गया जब एलेक्सियो के दाहिने पैर के पैड के उतर जाने के कारण मैच को रोकना पड़ा। रेफरी पैट बर्लेसन ने पैर के पैड को वापस लिए बिना मुकाबला जारी रखने का फैसला किया क्योंकि यह रिंग से बाहर गिर गया था। हालांकि मुकाबला दोबारा शुरू होने से पहले एलेक्सियो ने सिकाटीक को 2 बाएं हुक मारे और फिर उस पर लात मारी, लेकिन चूक गए क्योंकि वह कैनवास पर गिर गया। मुकाबला वहीं रोक दिया गया। इसके बाद एलेक्सियो ने ऑस्ट्रेलियाई स्टेन लोंगिनिडिस से लड़ने के लिए सहमत होने से पहले 3 सीधे नॉकआउट जीत हासिल की, जो एक उभरते हुए सेनानी थे जो उन्हें कुछ समय से बाहर बुला रहे थे। 13 उस समय खेल के इतिहास में सबसे अधिक प्रत्याशित झगड़ों में से एक और एक बुरे खून का मामला। यह मुकाबला 6 दिसंबर 1992 को विक्टोरिया के मेलबर्न के गृहनगर लोंगिनिडिस में हुआ, जिसमें खाली इसका अंतर्राष्ट्रीय नियम विश्व की हैवीवेट चैंपियनशिप दांव पर थी। लड़ाई में 6 सेकंड में लोंगिनिडिस ने एलेक्सियो को दाएं लो किक से मारा, जिससे एलेक्सियो की फिबुला
और टिबिया टूट गई। आधिकारिक तौर पर लड़ाई सिर्फ 15 सेकंड तक चली और लोंगिनिडिस को तकनीकी नॉकआउट के माध्यम से विजेता घोषित किया गया। 14, 15, 16। एलेक्सियो और उनके मैनेजर बॉब वॉल ने इस मुकाबले पर विवाद किया और दावा किया कि एलेक्सियो द्वारा रिंग के फर्श पर एक गड्ढे में पैर मोड़ने के कारण फ्रैक्चर हुआ था। हालांकि वॉल ने मुकाबले के बाद शुरुआत में टिप्पणी की थी कि लोंगिनिडिस ने एक बेहतरीन लीगल किक से स्पष्ट रूप से जीत हासिल की। 17, 18। समीक्षा का नतीजा विभाजित रहा। इसका के संयुक्त राज्य अमेरिका डिवीजन ने नो कॉन्टेस्ट के फैसले को पलट दिया, जबकि WKA और इसका के ऑस्ट्रेलियाई डिवीजन ने मूल फैसले को बरकरार रखा। 19। लोंगिनिडिस और एलेक्सियो के बीच दोबारा मैच पर चर्चा हुई, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो सका। 20, 21। बाद का करियर 1993 से 1999। उस समय किकबॉक्सिंग के सबसे बड़े सितारों में से एक, डेनिस एलेक्सियो को 1993 में उत्तरी अमेरिका में आयोजित पहले मिश्रित मार्शल आर्ट टूर्नामेंट UFC 1 में लड़ने का मौका दिया गया था, लेकिन पैसे की वजह से उन्होंने मना कर दिया और वह अभी भी अपने टूटे हुए पैर से उबर रहे थे और दुर्घटनावश उनके पैर में एक पिंच कट गया, जिससे रिंग में उनकी वापसी जटिल हो गई। 22। एलेक्सियो अपने टूटे हुए पैर से उबर गए और 22 जनवरी 1994 को लेक ताहो में वापसी की, जहां उन्होंने PKC वर्ल्ड हैवीवेट फुल कॉन्टैक्ट कराटे किकबॉक्सिंग खिताब का बचाव करने के लिए दूसरे राउंड में तकनीकी नॉकआउट के जरिए इंग्लैंड के हैवीवेट किकबॉक्सिंग चैंपियन और एक किकबॉक्सर मार्क रसेल को हराया। 23। उनकी वापसी के बाद से उनकी पहली महत्वपूर्ण लड़ाई 26 मार्च। पहले राउंड के अंत में रेफरी ने उन्हें अपनी हवाईयन घास की स्कर्ट उतारने का आदेश दिया और दूसरे राउंड में वे पारंपरिक किकबॉक्सिंग ट्रंक पहनकर मैदान में आए और किम्बर को TKO से हरा दिया। 24। उन्होंने अपने करियर का अंत ज्यादातर होनोलुलु में और पूर्ण संपर्क नियमों के तहत लड़ते हुए किया, जिसमें उन्होंने कई एक सेनानियों को हराया। 1990 के दशक के मध्य में उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों की बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ा। रिक रूफस और मॉरिस स्मिथ ने दावा किया कि वह उनसे और अन्य उच्चस्तरीय दिग्गजों से बच रहे थे, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर टेलीविजन पर कहा कि वह उनसे मुकाबला करेंगे, लेकिन प्रमोटर सेनानियों को पैसे या केबल नेटवर्क और पेपरव्यू के साथ मुकाबलों का टेलीविजन पर प्रसारण करने के लिए नहीं जुटा सके। UFC MMA के आगमन और लोकप्रियता के साथ अमेरिकी किकबॉक्सिंग के दर्शकों की संख्या में गिरावट आ रही थी और टेलीविजन रेटिंग और पेपरव्यू खरीद अब नेटवर्क के लिए नहीं थी, जिससे वे बड़ी रकम वाली लड़ाइयों को सही ठहरा सके, इसलिए वे कभी नहीं हुई। 25, 26, 31 मई 1997 को एलेक्सियो ने रिक्त अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग फेडरेशन IKF विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, जब उन्होंने यूरोपीय सुपर हैवीवेट किकबॉक्सिंग चैंपियन बैरिंगटन पैटरसन को हराया, जिन्हें अक्सर ब्रिटेन के सबसे कठिन पुरुषों में से एक के रूप में संदर्भित किया जाता था, होनोलुलु में 5वें दौर के अंत में TKO द्वारा। 27। इस खिताब का उनका पहला बचाव 21 नवंबर 1997 को हुआ था, जब उन्होंने जेफ गिब्सन को हराया था। मई 1998 में सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में उन्होंने फ्रांस के फ्रेंच किकबॉक्सिंग सेवेट हैवीवेट चैंपियन अचिल रोजर को 5वें दौर में TKO से हराकर दूसरी बार अपने खिताब का बचाव किया। 24 नवंबर 2003 को IKF द्वारा उनका खिताब सेवानिवृत्त कर दिया गया था, हालांकि उन्हें कभी कोई वापसी फोन कॉल नहीं मिला। 19। उनकी आखिरी लड़ाई 18 दिसंबर 1999 को होनोलुलु के नील एस ब्लैसरेल सेंटर में हुई, जहां उन्होंने वेल्शमैन गॉर्डन माइनर्स को हराकर वाको प्रो वर्ल्ड हैवीवेट फुल कॉन्टैक्ट चैंपियनशिप जीती, जो उनका 8वां विश्व खिताब था। 29, 30। अभिनय उपस्थिति। एलेक्सियो ने 1989 की फिल्म किकबॉक्सर में जीन क्लाउड वैन डैम के साथ अभिनय किया। 31। 1990 में सुपर फोर्स के एक एपिसोड में दिखाई देने के अलावा 1988 की फिल्म पिकासो ट्रिगर में भी उनकी एक छोटी भूमिका थी। कानूनी मुद्दों। 1 जुलाई 2003 को एलेक्सियो पर
बाल सहायता राशि का भुगतान न करने के अलावा बैंक धोखाधड़ी के 2 मामलों में आरोप लगाए गए। 32-20 दिसंबर 2005 को एक संघीय मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि उसे हिरासत में लिया जाए और कैलिफोर्निया वापस भेज दिया जाए, जहां वह बाल सहायता राशि के रूप में $34,000 से अधिक का भुगतान न करने के कारण सजा सुनाए जाने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। 12 जून 2007 को एलेक्सियो को हवाई के एया में उनके घर पर संघीय ग्रैंड जूरी के सामने गवाह के रूप में पेश होने में विफल रहने और बैंक धोखाधड़ी के लिए सैन फ्रांसिस्को में जारी एक लंबित संघीय वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। 34 पश्चिम वर्जीनिया के एक संघीय न्यायाधीश ने 20 अप्रैल 2007 को उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जब वह धोखाधड़ी के एक मामले में गवाही देने के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित होने में विफल रहे थे। 21 नवंबर 2013 को संघीय एजेंटों ने एया के एक कॉफी शॉप से एलेक्सियो को फिर से गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनकी पत्नी अनिता लेई को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस जोड़े पर दिसंबर 2008 से अगस्त 2013 तक झूठे कर दावे, वायर धोखाधड़ी और धन शोधन के 36 आरोप लगाए गए थे। संघीय सरकार ने उन पर लाखों अमेरिकी डॉलर मूल्य के सोने के बार और सिक्के प्राप्त करने के लिए झूठे दस्तावेज भेजने का भी आरोप लगाया था। 36 दोनों ने खुद को निर्दोष बताया और जनवरी 2014 में उन पर मुकदमा चलाया जाना था। 37 अपने मुकदमे के दौरान एलेक्सियो ने अनियमित व्यवहार किया। 39 और एक संप्रभु नागरिक बचाव की लाइन का इस्तेमाल किया। 40 अदालत ने अंततः उसके आत्मप्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया। 22 जनवरी 2016 को एलेक्सियो को 28 मामलों में दोषी पाया गया, जिसमें कर धोखाधड़ी, चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और झूठे और काल्पनिक वित्तीय साधनों का उपयोग करना शामिल था। 27 अप्रैल 2017 को एलेक्सियो को संघीय जेल में 15 साल की सजा सुनाई गई थी। 43 वह बीओपी कैदी संख्या 93052011 के तहत संघीय सुधार संस्थान ब्यूमोंट में अपनी सजा काट रहा है और 2027 में उसकी रिहाई होनी है। 44 चैंपियनशिप और पुरस्कार। किक बॉक्सिंग फाइट फैक्ट्री कराटे एसोसिएशन एफएफके विश्व हैवीवेट पूर्ण संपर्क चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग महासंघ आईकेएफ विश्व हैवीवेट -97.73 किग्रा 215.5 पाउंड पूर्ण संपर्क चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय खेल कराटे संघ इसका विश्व क्रूजरवेट -88.2 किग्रा 194.4 पाउंड पूर्ण संपर्क चैंपियनशिप। इसका विश्व हैवीवेट -96.4 किग्रा 212.5 पाउंड पूर्ण संपर्क चैंपियनशिप। कराटे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ किकबॉक्सिंग किक वर्ल्ड हैवीवेट फुल कॉन्टैक्ट चैंपियनशिप। प्रोफेशनल कराटे एसोसिएशन पीकेए विश्व लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप। प्रोफेशनल किकबॉक्सिंग काउंसिल पीकेसी वर्ल्ड हैवीवेट फुल कॉन्टैक्ट चैंपियनशिप। किकबॉक्सिंग संगठनों का विश्व संघ वाको प्रो वर्ल्ड हैवीवेट -94.1 किग्रा 207.5 पाउंड फुल कॉन्टैक्ट चैंपियनशिप। पॉल हर्जोग एक अमेरिकी फिल्म संगीतकार और शिक्षक है। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने संक्षिप्त करियर में हर्जोग ने जीन क्लाउड वैन डैम की 2 फिल्मों किकबॉक्सर और ब्लडस्पोर्ट के साउंड ट्रैक के साथ साथ ब्रीदिंग फायर और माई चॉफर के लिए संगीत तैयार किया। हर्जोग कैलिफोर्निया के सांता क्लैरिटा स्थित हार्ट हाई स्कूल में शिक्षक थे, जहां उन्होंने अंग्रेजी और संगीत सिद्धांत पढ़ाया। लगभग 20 साल के अंतराल के बाद हर्जोग ने 2009 में फ्रीइंग द वाटर्स नामक एक सीडी जारी की। इसमें फिल्म संगीतकार के रूप में उनके वर्षों के दौरान लिखे गए पहले से अप्रकाशित ट्रैक शामिल थे। 2015 की शुरुआत में हर्जोग ने नए संगीत की एक सीडी जारी की, जो ब्लडस्पोर्ट और किकबॉक्सर में उनके काम की याद दिलाती है, जिसका शीर्षक था वेकिंग द ड्रैगन।
उन्होंने इस नवीनतम सीडी की रचना, प्रस्तुति और रिकॉर्डिंग भी की। फिल्म स्कोर माई चौफर 1986, ब्लडस्पोर्ट 1988, किकबॉक्सर 1989, ब्रीदिंग फायर 1991, द लास्ट कुमाइट 2024। साउंड ट्रैक्स किकबॉक्सर और ब्लडस्पोर्ट दोनों के साउंड ट्रैक सीडी सीमित मात्रा में बनाए गए थे। इस वजह से कई लोग इन्हें संग्रहणीय वस्तुएं मानते हैं और आमतौर पर इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हर्टजोग ने दोनों स्कोर पर स्टेन बुश के साथ काम किया। ब्लडस्पोर्ट ट्रैक सूची जीवित रहने के लिए लड़ो 2:23, पॉल डेल्फ द्वारा प्रस्तुत। कुमिते मुख्य शीर्षक 2:39, पिता और पुत्र बटा प्रशिक्षण 4:24, पैर और तलवार बटा हांगकांग में बटा दीवारों से घिरा शहर बटा समारोह 7:43, चोंग ली ने मार डाला 2:50, ऑन माई ओन अलोन 3:34, पॉल डेल्फ द्वारा प्रस्तुत। दूसरा दिन 4:23, द मॉर्निंग आफ्टर 2:45, तैयारी 2:32, डिम मार्क 1:59, पाउडर 3:42, विजय 2:33, मैं कॉनर से प्यार करता हूं 3:33। 26 जून 2007 को रिकॉर्ड लेबल परसिवेरेंस रिकॉर्ड्स द्वारा सीडी पर साउंड ट्रैक का एक सीमित संस्करण पुनः रिलीज किया गया। साउंड ट्रैक के प्रशंसक इस रिलीज को पिछली सभी रिलीज की तुलना में एक बड़ा सुधार मानते हैं, क्योंकि सीडी में पहली बार स्टैन बुश द्वारा प्रस्तुत ट्रैक के मूल संस्करण शामिल है, जैसा कि मोशन पिक्चर में सुना गया था। इस सीमित संस्करण की ट्रैक सूची इस प्रकार है। स्टील द नाइट 4:28, माइकल बिशप द्वारा प्रस्तुत। कुमिते 2:25, कप्तान 12:23, फ्लैशबैक मार्शल साइंस पिता और पुत्र प्रशिक्षण पैर और तलवार 10:20, हांगकांग में 12:58, दीवारों से घिरा शहर 1:53, डिम मार्क 12:42, पुलिस 12:14, पहला दिन समारोह पहली लड़ाई अच्छा बुरा बदसूरत डक्स बनाम अरब 4:31, फाइट टू सर्वाइव 2:02, स्टैन बुश द्वारा प्रस्तुत। सुबह के बाद 1:55, दूसरा दिन 4:25, समोन बॉल्स 2:16, जैक्सन फॉल्स 1:28, ऑन माई ओन अलोन 2:12, स्टेन बुश द्वारा प्रस्तुत। फाइनल के लिए यह है इंस्पेक्टर नहीं 12:57, पाको बनाम डक्स 2:20, चोंग ली किल्स 1:29, तैयारी 12:49, फाइनल पाउडर ट्रायम्फ 7:28, जीवित रहने के लिए संघर्ष अंतिम शीर्षक 2:40, स्टेन बुश द्वारा प्रस्तुत। स्टील द नाइट वाद्य संस्करण 4:32, किकबॉक्सर ट्रैक सूची ब्लडस्पोर्ट की तरह किकबॉक्सर का साउंड ट्रैक भी 2006 में रीमास्टर्ड किया गया और परसिवेरेंस रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज किया गया। 2006 के फुल स्कोर सीडी की ट्रैक सूची इस प्रकार है। अस्पताल की ओर बटा हम देखेंगे 1:15, किराने का सामान 1:47, बहुत बेवकूफ 1:45, ताई ची 2:55, पहला चुंबन 12:53, स्टोन सिटी 2:34, दूसरा पत्थर 12:53, अस्पताल 2:21, तार का पेड़ 12:30, उन्नत प्रशिक्षण 1:49, प्राचीन आवाजें 2:08,
माइली ही रास्ता है, 1:32। योद्धा, 1:45। बुद्ध का चील, 1:01। स्टीफन जे फ्रीडमैन, 15 मार्च 1937, 4 अक्टूबर 1996, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता थे जिन्हें द लास्ट पिक्चर शो 1971 और द बिग ईजी 1986 के लिए जाना जाता है। 1980 में उन्होंने किंग्स रोड एंटरटेनमेंट एक की स्थापना की, जिसका नाम उस वेस्ट हॉलीवुड स्ट्रीट के नाम पर रखा गया जहां वे रहते थे, जिससे वे सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के माध्यम से पर्याप्त फिल्म फंडिंग जुटाने वाले पहले स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं में से एक बन गए। प्रारंभिक जीवन। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में जन्मे फ्रीडमैन ने ब्रुकलिन के मिडवुड हाई स्कूल, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। 2. उन्होंने अपना कानूनी करियर संघीय व्यापार आयोग से शुरू किया। 1. फिर कोलंबिया पिक्चर्स और पैरामाउंट स्टूडियो के लिए एक मनोरंजन वकील के रूप में काम किया। 2. आजीविका। निर्माता बनने की चाहत में फ्रीडमैन ने लैरी मैकमूट्री के 1966 के उपन्यास द लास्ट पिक्चर शो के फिल्म अधिकार हासिल कर लिए। इस फिल्म को 8 ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार भी शामिल था। 3 साल बाद उन्होंने मैकमूट्री के उपन्यास पर आधारित लविन, मौली की पटकथा लिखी और उसका निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने स्लैपशॉट 1977, फास्ट ब्रेक 1979, हीरो एट लार्ज 1980, लिटिल डार्लिंग्स 1980, द इनक्यूबस 1981 और आई ऑफ द नीडल 1981 जैसी फिल्मों का निर्माण किया। किंग्स रोड एंटरटेनमेंट, पूर्व में किंग्स रोड प्रोडक्शंस के साथ मिलकर निर्मित फ्रीडमैन की पहली फिल्म स्टीव मार्टिन और लिली टॉमलिन के साथ ऑल ऑफ मी थी। किंग्स रोड की अन्य कृतियों में रॉबिन विलियम्स और कर्ट रसेल के साथ द बेस्ट ऑफ टाइम्स 1986, डेनिस क्वेयर और एलेन बार्किन के साथ द बिग ईजी 1987, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित, रॉबर्ट डी नीरो और एड हैरिस के साथ जैकनाइफ 1989 और जीन क्लाउड वैन डैम के साथ किकबॉक्सर 1989 शामिल है। उनकी अंतिम परियोजना डायने लेयर और ओलंपिया डुकाकिस के साथ मदर 1995 थी। 1985 में किंग्स रोड एंटरटेनमेंट ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ पिछले अनुबंध की समाप्ति के बाद 12 चित्रों तक वितरित करने के लिए ट्राइस्टार पिक्चर्स के साथ एक प्रोडक्शन समझौता किया था। 3. उसी वर्ष उन्होंने इन-हाउस प्रोडक्शंस को संभालने के लिए किंग्स रोड एंटरटेनमेंट के लिए एक विदेशी कार्यालय स्थापित किया, साथ ही स्टूडियो के लिए अधिग्रहण भी किया और टेरी ग्लिनवुड के लिए संचालन का कार्यभार संभाला। 4. 1986 में इसने आईटीसी एंटरटेनमेंट के साथ एक टेलीविजन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तत्कालीन आगामी नाट्य मोशन पिक्चर्स के सिंडिकेटेड अधिकारों को संभालने के लिए स्टूडियो द्वारा बहुमिलियन डॉलर के समझौते के लिए संभाला जाना था। 5. 1987 में किंग्स रोड एंटरटेनमेंट ने द बिग ईजी और मॉर्गन स्टीवर्ट की कमिंग होम के वितरण को ट्विन पैक में संभालने के लिए न्यू सेंचुरी विस्टा फिल्म कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की थी। 6. उस वर्ष किंग्स रोड एंटरटेनमेंट ने फिल्म वितरण व्यवसाय में प्रवेश किया ताकि सालाना 6 इन-हाउस पिक्चर्स और 6 अधिग्रहणों को संभाला जा सके और स्टूडियो के कार्यकारी उपाध्यक्ष और वितरण के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए लियो ग्रीनफील्ड को काम पर रखा और ग्रीनफील्ड में शामिल हुए डोनाल्ड स्मोलेन, जो विज्ञापन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, और हेनरी सेगरमैन उत्पादन और अधिग्रहण के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में, और नए किंग्स रोड वितरण कार्यालय ने कंपनी की पहली पिक्चर्स की प्रत्याशा में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, डलास और शिकागो में शाखाएं स्थापित कीं, जिन्हें वे वितरित कर रहे हैं। कैनन ग्रुप इंक कैनन फिल्म्स सहित कंपनियों का एक अमेरिकी समूह था जिसने 1967 से 1994 तक फिल्मों का निर्माण किया। 2 व्यापक समूह के पास दूसरों के अलावा एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा श्रृंखला और एक वीडियो फिल्म कंपनी भी थी, जिसने वीडियो बाजार में भारी निवेश किया,
कई क्लासिक फिल्म पुस्तकालयों के अंतर्राष्ट्रीय वीडियो अधिकार खरीदे। कैनन कैटलॉग में विभिन्न शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। एक और वे अपनी बेहद सफल 1980 के दशक की एक्शन बी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जैसे मिसिंग इन एक्शन 1984, अमेरिकन निंजा 1985 और ब्लडस्पोर्ट 1988। लेकिन उन्होंने ऑस्कर नामांकित फिल्में जो 1970, रनवे ट्रेन 1985 और स्ट्रीट स्मार्ट 1987 का भी निर्माण किया। 1967 से 1979 फ्रीडलैंड ड्यूई युग। कैनन फिल्म्स की स्थापना 23 अक्टूबर 1967 को हुई थी। इसकी स्थापना डेनिस फ्रीडलैंड और क्रिस डेवी ने 20 के दशक की शुरुआत में की थी। जोसेफ डब्ल्यू सरनो द्वारा निर्देशित स्वीडिश सॉफ्ट पोर्न फिल्मों के अंग्रेजी संस्करण बनाने में उन्हें तुरंत सफलता मिली। इंगा 1968 उर्फ जगेन ओस्कुल्ड और टू इंग्रिड, माई लव, लिसा 1968 उर्फ क्विनोलेक। 1970 तक उन्होंने कई प्रमुख वितरकों की तुलना में बड़े पैमाने पर फिल्में बनाईं, जैसे कि पीटर बॉयल अभिनीत जो 3। उन्होंने अपने बजट को प्रति फिल्म $3 लाख तक सीमित करके, या कुछ मामलों में उससे भी कम, इसे प्रबंधित किया, जो कि सफलता ने कंपनी की ओर और अधिक ध्यान आकर्षित किया। 3 जैसे जैसे 1970 का दशक आगे बढ़ा, असफल फिल्मों की एक श्रृंखला ने कैनन की पूंजी को गंभीर रूप से खत्म कर दिया। इसके साथ ही फिल्म निर्माण कर कानूनों में बदलाव के कारण कैनन के शेयर मूल्य में गिरावट आई। 1979 से 1987 गोलान ग्लोबस युग। 1979 तक कैनन गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में फंस गया था और फ्रीडलैंड और डेवी ने कैनन को इजरायली चचेरे भाई मेनाहेम गोलान और योरम ग्लोबस को $5 लाख में बेच दिया। 4 दोनों चचेरे भाइयों ने निचले स्तर की स्क्रिप्ट खरीदने और उन्हें उत्पादन में लगाने का एक व्यवसाय मॉडल बनाया। उन्होंने विभिन्न शैलियों में ऐसी फिल्मों का निर्माण किया, हालांकि उनकी सबसे बड़ी सफलता एक्शन फिल्मों के साथ थी। उन्होंने 1980 के दशक में बी फिल्मों के लिए एक लालची बाजार में प्रवेश किया। 5 1974 की फिल्म डेथ विश के अधिकार खरीदने के बाद कैनन ने 1980 के दशक में इसके 3 सीक्वेल का निर्माण किया, सभी में चार्ल्स ब्रॉनसन ने अभिनय किया। आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद ये फिल्में आर्थिक रूप से सफल रहीं। कैनन की अन्य प्रमुख हिट फिल्मों में चक नॉरिस अभिनीत एक्शन फिल्मों की श्रृंखला शामिल थी, जिनमें मिसिंग इन एक्शन 1984, 6 इन्वेजन यूएसए 1985 और द डेल्टा फोर्स 1986 शामिल है। मिसिंग इन एक्शन की रैम्बो फ्रेंचाइजी से पहले ही पैसा कमाने की कोशिश के तौर पर कड़ी आलोचना की गई थी। 7 8 1983 में जेम्स कैमरून की रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 की कहानी हॉलीवुड में घूम रही थी, जिसकी गोलान और ग्लोबस ने समीक्षा की और उससे प्रेरित हुए। 7 8 एमआईए के लेखकों ने कैमरून को यह कहते हुए श्रेय भी दिया कि उनकी फिल्म उनकी पटकथा से प्रेरित थी। 9 कैनन ग्रुप ने द निंजा ट्रिलॉजी नामक फिल्म श्रृंखला के साथ दुनिया भर में निंजा उन्माद को जन्म दिया। इस श्रृंखला में एंटर द निंजा 1981, रिवेंज ऑफ द निंजा 1983 और निंजा 3 द डोमिनेशन 1984 शामिल थीं, जिनमें शोकोसुगी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इसके अलावा अमेरिकन निंजा 1985 और उसका सीक्वल अमेरिकन निंजा 2 द कॉन्फ्रंटेशन 1987 भी शामिल थीं। उनके द्वारा निर्मित अन्य एक्शन एडवेंचर फिल्मों में 3D ट्रेजर ऑफ द 4 क्राउन्स, किंग सोलोमन्स माइन्स और एक्सटर्मिनेटर 2 इंच नामक विजिलेंट थ्रिलर सीक्वल शामिल है। कैनन ग्रुप की सबसे बड़ी वित्तीय सफलता 1986 की एक्शन फिल्म कोबरा थी, जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने अभिनय किया था। यह कोई कम बजट वाली फिल्म नहीं थी, इसने $25 मिलियन के बजट पर $160 मिलियन की कमाई की थी। कैनन ने संगीतमय और हास्य फिल्में बनाई, जैसे ब्रेक इन 2, इलेक्ट्रिक बूगालू, द लास्ट अमेरिकन वर्जिन और द एपल,
गोलान द्वारा निर्देशित की अमेरिकी रिलीज कामुक पीरियड ड्रामा फिल्में जैसे लेडी चैटरलीज लवर 1981, बोलेरो और माताहारी 1985, विज्ञान कथा और फंतासी फिल्में जैसे हरक्यूलिस, लाइफ फोर्स और द बारबेरियन, और गंभीर फिल्में जैसे जॉन कैसवेट्स की लव स्ट्रीम्स, फ्रेंको जेफिरेली की ओटेलो, वर्डी ओपेरा का एक फिल्म संस्करण, नॉर्मन मेलर की टफ गाइज डोंट डांस और आंद्रेई कोंचलोव्स्की की रनवे ट्रेन और शाई पीपल। इन वर्षों के दौरान कैनन ने प्रत्येक वर्ष कान फिल्म महोत्सव में प्रमुखता से विज्ञापन दिया। ग्लोबस के मजबूत बिक्री कौशल के आधार पर अगले वर्षों की फिल्मों की पर्याप्त पूर्व बिक्री, अक्सर सहायक अधिकारों को शामिल करते हुए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वितरण, होम वीडियो और कैनन के प्रोडक्शंस के टेलीविजन अधिकार शामिल थे, किए गए। इन बिक्री से प्राप्त जमा राशि ने प्रोडक्शन लाइनअप में पहली फिल्म के निर्माण को वित्तपोषित किया, जो जब पूरी हो गई और दुनिया भर के थिएटर मालिकों को वितरित की गई, तब लाइनअप में अगली फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त धन उत्पन्न हुआ। नीदरलैंड में स्लावेनबर्ग बैंक एनएल, जिसने 1979 में कैनन की स्टार्ट अप पूंजी प्रदान की थी, और उनके प्रमुख ऋण अधिकारी फ्रेंस अफमैन ने पूर्व बिक्री राशि एकत्र होने तक ब्रिज फाइनेंसिंग प्रदान की। 1982 में द कैनन ग्रुप इंक ने एमजीएम यूए एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ एक संबंध स्थापित किया, जिसमें बाद वाली कंपनी ने उत्तरी अमेरिकी नाट्य और वीडियो रिलीज के लिए कैनन के वितरक के रूप में काम किया। यह आखिरी बार नहीं होगा जब कैनन ने एमजीएम के साथ काम किया। 11/12/1984 में कैनन ने यूरोप में और विस्तार किया, फ्रांसीसी वितरण के लिए यूजीसी के साथ हस्ताक्षर किए और केनेथ रिव की गाला फिल्म्स का अधिग्रहण किया, जिसे कैनन ग्रुप की यूके वितरण शाखा में समाहित कर लिया गया। 13/14/25 जून 1985 को कैनन ने सॉल्किंस से कॉमिक बुक के पात्र सुपरमैन पर आधारित भविष्य की फिल्मों के निर्माण के अधिकार खरीदे। 1986 तक उत्पादन एक वर्ष में 43 फिल्मों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया। गोलान बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे, जबकि ग्लोबस ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उस वर्ष कैनन ने स्टेज नाटकों जोरबा और अमेरिकन बफेलो के फिल्म रूपांतरण का निर्माण करने का प्रयास किया, लेकिन ये फिल्में कभी साकार नहीं हुई। 17 एक और फिल्म परियोजना जो अंततः कभी साकार नहीं हुई, वह बारबी पर आधारित एक लाइव एक्शन फिल्म थी, जिसमें नामांकित गुड़िया के बारे में एक योजनाबद्ध कथानक था जो अपने मालिक को दिखाता है कि उसके सपने सच हो सकते हैं। वार्नर ब्रदर्स अंततः 2023 में संपत्ति पर आधारित एक लाइव एक्शन फिल्म रिलीज करेंगे। 18 रुचि के अन्य क्षेत्रों में कैनन संपत्तियों के टेलीविजन रूपांतरण की योजनाएं शामिल थीं। 19 फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने 1987 में गोलान ग्लोबस के बारे में कहा था, आज दुनिया में किसी भी अन्य निर्माण संगठन ने, निश्चित रूप से हॉलीवुड की 7 बड़ी कंपनियों में से किसी ने भी, कैनन की तुलना में गंभीर, सीमांत फिल्मों के साथ अधिक जोखिम नहीं उठाया है। 21 उस वर्ष कैनन को अपनी सबसे बड़ी कलात्मक सफलता मिली। इसकी 1986 की डच प्रोडक्शन द असॉल्ट ने 1987 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। इस बीच इसी नाम के ओपेरा पर आधारित ओटेलो को भी उस वर्ष गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। गोलान और कैनन फिल्म्स उन फिल्मों का जरूरत से ज्यादा प्रचार करते थे जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती थीं। उदाहरण के लिए लाइफ फोर्स 1985 को 80 के दशक की सिनेमाई साइंस फिक्शन घटना माना जा रहा था और मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स 1987 को 80 के दशक का स्टार वार्स कहा गया। फिल्म निर्माण से हटकर कैनन ने फिल्म वितरकों और सिनेमाघर खरीदना शुरू कर दिया था। ये खरीदारियां यूरोपीय कंपनियों थॉर्न ईएमआई स्क्रीन एंटरटेनमेंट, नीदरलैंड में 49 स्क्रीन वाली थिएटर श्रृंखला तुश्चिंस्की थिएटर्स और 53 स्क्रीन वाली कैनन सिनेमा इटालिया से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका की छठी सबसे बड़ी श्रृंखला 425 स्क्रीन वाली मामूली मुनाफे वाली कॉमनवेल्थ थिएटर्स तक फैली हुई थीं। इसके अलावा कैनन के पास स्पाइडरमैन के फिल्म अधिकार भी थे
और उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में स्पाइडरमैन फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। 22 गोलान और ग्लोबस ने मार्वल कॉमिक्स को 5 साल की विकल्प अवधि में $2,25,000 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, साथ ही फिल्म के राजस्व का 1% भी। 22 यदि अप्रैल 1990 तक फिल्म नहीं बनाई गई तो अधिकार मार्वल को वापस कर दिए जाएंगे। 23 मार्वल और सोनी ने अंततः 2002 में सैम रेमी द्वारा निर्देशित स्पाइडरमैन फिल्म को पूरा किया और रिलीज किया, जब फिल्म अधिकारों को लेकर मार्वल, सोनी और कई अन्य पक्षों के बीच लंबी और गड़बड़ कानूनी लड़ाई के बाद अधिकारों को फिर से सुरक्षित कर लिया गया था। 24, 25, 26 कैनन की फिल्में यूनाइटेड किंगडम में अपने मूल संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बहुत अधिक लोकप्रिय साबित हुई। यही वजह है कि कैनन ने 1980 के दशक के दौरान कई ब्रिटिश सिनेमा श्रृंखलाओं का अधिग्रहण किया और 1980 के दशक के मध्य में कोलंबिया हाउस यूरोप लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में मेलऑर्डर वीडियो वितरण सेवा वीडियोलॉग की स्थापना की। 1980 के दशक के मध्य से लेकर 1990 के दशक के मध्य तक कैनन सिनेमा यूनाइटेड किंगडम में एक जाना-पहचाना दृश्य था, जब तक कि रिचर्ड ब्रैंसन के वर्जिन समूह ने शेष साइटों को खरीद नहीं लिया और 1995 में उन्हें वर्जिन सिनेमा के रूप में पुनः ब्रांडेड नहीं किया। कैनन ने अप्रैल 1986 में व्यवसायी एलन बॉन्ड से थॉर्न ईएमआई स्क्रीन एंटरटेनमेंट की संपत्ति पाउंड 175 मिलियन में खरीदी। 27 1987 से 1991 पैरेटी युग 1988 तक फिल्म बाजार में मंदी और बॉक्स ऑफिस पर कई निराशाजनक प्रदर्शन, जिसमें सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस 1987 का करोड़ों डॉलर का उत्पादन भी शामिल था, जिसका मूल बजट $36 मिलियन से घटाकर $17 मिलियन कर दिया गया था, ने कैनन को एक बार फिर वित्तीय संकट में डाल दिया था। कैनन के वित्तीय भविष्य को लेकर चिंताएं 1986 में ही व्यक्त की गई थीं। एक अज्ञात फिल्म कार्यकारी ने कंपनी को ताश का घर कहा था। गोलान और ग्लोबस, उनके दिखावटी लेनदेन, व्यावसायिक खर्चों के मामले में दोनों द्वारा पैसे बचाने की खबरों और कंपनी द्वारा किए गए कई मुकदमों, जिनमें डेविड बेगेलमैन द्वारा कैनन द्वारा थॉर्न ईएमआई संपत्तियों की खरीद को लेकर दायर किया गया मुकदमा भी शामिल है। थॉर्न ईएमआई बेगेलमैन के ग्लेडेन एंटरटेनमेंट का एक वित्तीय भागीदार था, के बीच ने हॉलीवुड समुदाय में एक अवांछित प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। 29 डस्टिन हॉफमैन ने भी कैनन के खिलाफ मुकदमा दायर किया, क्योंकि कंपनी ने कथित तौर पर कैनन के साथ हॉफमैन की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पूरे पृष्ठ के विज्ञापन निकालकर अभिनेता के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध का उल्लंघन किया था। 30 कंपनी ने वार्नर ब्रदर्स के साथ उनकी कुछ संपत्तियों के प्रबंधन हेतु $75 मिलियन का समझौता किया। 31 हालांकि वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा था। थॉर्न ईएमआई संपत्तियों की खरीद के बाद कैनन पर भारी आर्थिक संकट आया और उसे दिवालियापन का सामना करना पड़ा। मई 1987 में कैनन ने अपनी 2,000 शीर्षक वाली थॉर्न ईएमआई लाइब्रेरी $85 मिलियन में वीनट्रॉब एंटरटेनमेंट ग्रुप को बेच दी। 32-33 इसके तुरंत बाद कैनन की चल रही वित्तीय समस्याओं के कारण कैनन ने एचबीओ के साथ एचबीओ कैनन वीडियो के संयुक्त उद्यम से खुद को अलग कर लिया। 34-35 अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने कैनन की वित्तीय रिपोर्टों की जांच शुरू की, जिसमें संदेह था कि कैनन ने धोखाधड़ी से उन्हें गलत बताया था। असफलता के कगार पर कैनन फिल्म्स का अधिग्रहण पाथे कम्युनिकेशंस ने कर लिया, जो इतालवी फाइनेंसर जियानकार्लो पेरेटी द्वारा नियंत्रित एक होल्डिंग कंपनी थी। फ्रांसीसी बैंक क्रेडिट लियोनिस द्वारा वित्तपोषित, जो पहले से ही कैनन के साथ वर्षों से जुड़ा हुआ था। पाथे कम्युनिकेशंस द्वारा कैनन के अधिग्रहण ने तुरंत कैनन के कर्ज का भुगतान करने के लिए $250 मिलियन के कॉर्पोरेट पुनर्गठन और पुनर्वित्त की शुरुआत की। 1989 तक गोलान ने पेरेटी और ग्लोबस दोनों के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कैनन छोड़कर 21वीं सदी की फिल्म कॉर्पोरेशन शुरू कर दी, जबकि ग्लोबस पाथे के साथ ही रहा। 36 गोलान और ग्लोबस द्वारा निर्मित अंतिम फिल्मों में से एक
जिसे कैनन फिल्म्स के बैनर तले व्यापक रिलीज मिली, सर्वनाश के बाद की एक्शन फिल्म साइबॉर्ग थी। इस फिल्म की कल्पना मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के नियोजित लेकिन अधूरे सीक्वल के साथ साथ स्पाइडरमैन के दुर्भाग्यपूर्ण लाइव एक्शन संस्करण के लिए बनाए गए सेट और वेशभूषा दोनों का उपयोग करके की गई थी। कैनन से गोलान के जाने के बाद वह एक स्वतंत्र कंपनी 21वीं सदी फिल्म कॉरपोरेशन के प्रमुख बन गए। कैनन समूह का नाम बदलकर पेरेटी ने पुनर्गठित किया, जिसमें ग्लोबस को पाथे कम्युनिकेशंस का सहाध्यक्ष और कैनन इंटरनेशनल का अध्यक्ष बनाया गया और एलन लैड जूनियर को पाथे एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष के रूप में लाया गया। 1989 में पाथे ने 3 फिल्मों को हरी झंडी दी, द रशिया हाउस जिसमें शॉन कॉनरी और मिशेल फिफर थे, क्विगले डाउन अंडर जिसमें टॉम सेलेक थे और फायर विदिन जिसमें जिमी स्मिथ्स थे। उन्होंने वोल्फगैंग पीटरसन द्वारा निर्देशित शैटर्ड, सैली फील्ड के साथ नॉट विदाउट माई डॉटर, जीन हैकमैन और मिखाइल बेरिशनिकोव अभिनीत कंपनी बिजनेस के साथ साथ रिडले स्कॉट की थेल्मा एंड लुइस की भी घोषणा की। फिल्मों की एक नई स्लेट और वार्नर ब्रदर्स के साथ वितरण सौदे की घोषणा के तुरंत बाद पेरेटी ने क्रेडिट लियोनिस द्वारा समर्थित मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए $1.2 बिलियन की बोली लगाई। बोली स्वीकार कर ली गई और पेरेटी ने एमजीएम पाथे कम्युनिकेशंस बनाने के लिए पाथे कम्युनिकेशंस और एमजीएम का विलय कर दिया। 40 विलय के साथ पूर्व कैनन ग्रुप लाइब्रेरी का अधिकांश हिस्सा एमजीएम लाइब्रेरी का हिस्सा बन गया। थॉर्न ईएमआई विलय के दौरान अन्य मीडिया और चुनिंदा फिल्मों के कुछ अधिकार अब अन्य संस्थाओं के पास है। चूंकि एमजीएम पाथे का वार्नर ब्रदर्स के साथ एक वितरण सौदा था और जिन्होंने पेरेटी की अधिग्रहण बोली को आंशिक रूप से वित्तपोषित किया था, पेरेटी ने एमजीएम यूए होम वीडियो विभाग को अपने पहले कार्यों में से एक के रूप में प्रभारी के रूप में हटा दिया। जुलाई 1991 में क्रेडिट लियोनिस ने ऋण भुगतान में चूक के बाद पेरेटी पर कब्जा कर लिया। 42 और पेरेटी, उनकी पत्नी मारिया सेकोनी, उनकी बेटी वैलेंटिना पेरेटी, योरम ग्लोबस, फ्लोरियो फियोरिनी, डैनी डिम्बोर्ट, एंटोनियो पेरेसनीरा और लुइस होरोविच को निदेशक मंडल से हटाने के लिए मुकदमा दायर किया। 43 एमजीएम पाथे और बोर्ड के प्रबंधन नियंत्रण से बाहर किए गए पेरेटी ने क्रेडिट लियोनिस पर प्रतिवाद किया और दावा किया कि उन्होंने नियंत्रण वापस पाने के प्रयास में एमजीएम पाथे में पैसा बनाने की उनकी क्षमता को नष्ट कर दिया। 44 बाद में पेरेटी को डेलावेयर की एक अदालत में झूठी गवाही और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने 1991 के एक दीवानी मामले में बयान दिए थे, जिसे क्रेडिट लियोनिस ने पेरेटी को हटाने के लिए लाया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक दस्तावेज जो उन्हें एमजीएम पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देता था, प्रामाणिक था। 45-46 वह फ्रांस में सजा सुनाए जाने या प्रत्यर्पित किए जाने से पहले देश छोड़कर इटली भाग गया, जहां वह एमजीएम की फ्रांसीसी संपत्ति के उपयोग से संबंधित आपराधिक आरोपों में वांछित था। 46-47 1997 में लॉस एंजिल्स में कैलिफोर्निया सुपीरियर कोर्ट ने पेरेटी के खिलाफ एक अलग सिविल मुकदमे में अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें उन्हें क्रेडिट लियोनिस को $1.48 बिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया। 46 संघीय अभियोजकों द्वारा 1999 में पेरेटी और फ्लोरियो फियोरिनी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अभियोग खोलने के बाद इतालवी अधिकारियों ने दोनों पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण के लिए रखा। 48 इसके तुरंत बाद पेरुगिया में अपील की अदालत ने पेरेटी को रिहा कर दिया, उसे अपने गृह नगर ओर्विएटो में रहने और सप्ताह में 3 बार पुलिस को रिपोर्ट करने का आदेश दिया, भले ही रोम में अधिकारियों ने अनुरोध किया था कि उसे प्रत्यर्पण पर निर्णय लंबित रहने तक रखा जाए। उद्धरण वांछित 1989 से 1997 कैनन पिक्चर्स इंक युग। यहां तक कि जब मूल कैनन पाथे और बाद में एमजीएम का हिस्सा बन गया, तो पेरेटी ने 1989 में कैनन को अपने कम बजट वाली फिल्म निर्माण शाखा, जिसे अब कैनन पिक्चर्स इंक के रूप में जाना जाता है, के रूप में सुधारने का विकल्प चुना, जिसका नेतृत्व अनुभवी इतालवी फिल्म निर्माता ओविडियो जी असोनिटिस ने किया।
49 नए कैनन ने मिलान में उस वर्ष के माइफ्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार में अपनी उपस्थिति की घोषणा की, जिसमें कई नए प्रोडक्शन और रिलीज की प्रभावशाली लाइनअप थी, जिसमें कैनन स्टैंडबाय जैसे चक नॉरिस, 50-50, डेल्टा फोर्स 2, द कोलंबियन कनेक्शन और टॉप किक, और माइकल डुडिकॉफ, विंग्स, मिडनाइट राइड और अमेरिकन निंजा 4, जोएल सिलबर्ग द्वारा निर्देशित जैम, डस्टेड। बाद में जीन क्लाउड वैन डैम के साथ डेथ वारंट के रूप में रिलीज हुई, ली मेजर के साथ कीटन की कॉप, चार्ल्स ब्रॉनसन अभिनीत एक अनाम फिल्म, रिचर्ड राउंडट्री और जिम ब्राउन के साथ क्रैक हाउस, रॉकुला, मैक्सिमिलियन शेल और लिव उलमान के साथ द रोज गार्डन। 51 कंपनी साल के अंत से पहले एक छोटा सा परिचालन लाभ दर्ज करने में कामयाब रही। 52 इस क्रेज को भुनाने के लिए जैम को लैम्बरा के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया और 1990 में जारी किया गया। 53 हालांकि मूल कंपनी पाथे की परेशानियों ने जल्द ही पुनर्स्थापित कैनन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। एमजीएम पाथे विलय के बाद पेरेटी ने कैनन पिक्चर्स में पाथे की 60% बहुमत हिस्सेदारी असोनिटिस और निवेशकों के एक समूह को $14 मिलियन में बेचने पर सहमति व्यक्त की। इस बिक्री में 8,200 विल्टशायर ब्लाव्ड स्थित कार्यालय भवन भी शामिल था, जहां कैनन पिक्चर्स स्थित था। 55 पेरेटी ने एमजीएम पाथे के लिए कुछ पूंजी जारी करने के लिए सौदे को जल्दी से आगे बढ़ाने की कोशिश की। 56 हालांकि वित्तीय समस्याओं के कारण यह सौदा 2 महीने से भी कम समय में विफल हो गया और एमजीएम पाथे को एमजीएम बायआउट के हिस्से के रूप में उसके ऋणदाताओं द्वारा लगाई गई वित्तीय शर्तों पर एक सुगमता प्रदान की गई। 57 उसी बोर्ड मीटिंग में असोनिटिस और कैनन पिक्चर्स के उपाध्यक्ष विलियम जे इमरमैन को निकाल दिया गया और उनकी जगह डैनी डिम्बोर्ट को नियुक्त किया गया। कैनन के मार्केटिंग और कास्टिंग ऑपरेशन पाथे द्वारा बंद कर दिए गए। 58 कैनन पिक्चर्स के सभी मार्केटिंग को पाथे के मौजूदा ऑपरेशन के तहत रखा गया। 60 पूर्व कैनन ग्रुप के प्रोडक्शन हेड क्रिस्टोफर पियर्स को असोनिटिस के प्रतिस्थापन के रूप में नामित किया गया था और नवंबर 1990 में उन्होंने कैनन पिक्चर्स में पाथे की हिस्सेदारी $14 मिलियन में खरीद ली। इस सौदे के साथ पाथे को लैम्बारा, मिडनाइट राइड और अमेरिकन निंजा 4 वितरित करने की अनुमति मिली। 61 पियर्स के तहत कैनन पिक्चर्स ने घोषणा की कि वह चार्ल्स ब्रोंसन, चक नॉरिस और माइकल डुडिकॉफ के साथ गोलान के प्रबंधन के तहत हस्ताक्षरित अनुबंधों को बनाए रखेगा और 1991 के लिए फिल्मों की एक स्लेट का खुलासा किया। 50-50 अब पीटर वेलर और रॉबर्ट हेज अभिनीत, क्रिस क्रिस्टोफरसन और ड्रू बैरीमोर के साथ नो प्लेस टू हाइड, द हिटमैन, नॉरिस के साथ ही द ह्यूमन शील्ड और रेस्क्यू मी, दोनों डुडिकॉफ के साथ। 62 रिचर्ड इनॉय फरवरी 1991 में उपाध्यक्ष और सीएफओ के रूप में कंपनी में शामिल हुए। 63 अमेरिकन निंजा वी और अनमेड एंड्स ऑफ गॉर को 1991 में एएफए में स्लेट में जोड़ा गया और वार्नर होम वीडियो ने 10 साल के लिए उत्तरी अमेरिका, यूके, जापान, इटली और ऑस्ट्रेलिया में कैनन पिक्चर्स के आउटपुट को वितरित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कैनन पिक्चर्स ने 1991 में कान फिल्म महोत्सव के लिए कुल 18 फिल्मों के साथ अपने स्लेट का काफी विस्तार किया, पहले से घोषित फिल्मों के। जुलाई 1991 में जब क्रेडिट लियोनिस ने पेरेटी पर जब्त कर लिया, तो कैनन पिक्चर्स की बिक्री पर बैंक ने सवाल उठाए क्योंकि बिक्री के समय पियर्स एमजीएम पाथे के बोर्ड सदस्य थे और उनके हितों का खुलासा दस्तावेजों में दर्ज नहीं था। क्रेडिट लियोनिस द्वारा पेरेटी के खिलाफ दायर कानूनी दस्तावेजों में दोनों कंपनियों के बोर्ड के सदस्य डिम्बोर्ट का भी नाम था, जिन्होंने प्रदान की गई सेवाओं के लिए $1,40,000 प्राप्त किए। हालांकि श्री डिम्बोर्ट ने भुगतान को उचित ठहराने के लिए कोई सेवा नहीं की। 43 ग्लोबस को अंतः क्रेडिट लियोनिस के मुकदमों से बरी कर दिया गया और उसने एक विदेशी बिक्री कंपनी, मेलरोज एंटरटेनमेंट, की स्थापना की, जिसने कैनन पिक्चर्स की बिक्री का अधिकांश हिस्सा संभाला, साथ ही पियर्स द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी ग्लोबल पिक्चर्स का भी। 66 एमजीएम पाथे पर क्रेडिट लियोनिस फौजदारी के मद्देनजर पियर्स ने ग्लोबल पिक्चर्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
उनकी जगह एवी लर्नर को नियुक्त किया गया। 1992 की शुरुआत में कैनन पिक्चर्स में मध्य प्रबंधन में फेरबदल किया गया था, जिसका उद्देश्य कैनन की रिलीज से राजस्व को अधिकतम करना था। हिटमैन नई टीम के लिए शुरुआती सफलता साबित हुई। उस मार्च में कैनन ने साइडकिक्स फिल्म में चक नॉरिस की भागीदारी को लेकर विजन इंटरनेशनल और उसके अध्यक्ष मार्क डेमन पर $15 मिलियन का मुकदमा दायर किया। कैनन पिक्चर्स ने नॉरिस को 1980 के दशक में गोलान द्वारा किए गए एक अनन्य सेवा अनुबंध के तहत बनाए रखा था। कैनन पिक्चर्स ने नॉरिस को साइडकिक्स के निर्माताओं को एक कैमियो भूमिका के लिए इस समझौते के तहत उधार दिया था कि वह फिल्म के 30% से अधिक हिस्से में दिखाई नहीं देंगे। बाद में कैनन ने फिल्म के लिए नॉरिस को शीर्षक बिलिंग से ऊपर मिलने पर आपत्ति जताई। 1992 में कान फिल्म फेस्टिवल में पियर्स और योरम ग्लोबस ने घोषणा की कि वे ग्लोबस के निजी स्वामित्व वाले मेलरोज एंटरटेनमेंट, पियर्स के निजी स्वामित्व वाले ग्लोबल पिक्चर्स और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले कैनन पिक्चर्स को कैनन एंटरटेनमेंट ग्रुप नामक एक एकल इकाई में विलय कर रहे हैं। विलय की घोषणा जेम्स स्पैडर के साथ शिकागो लूप, नॉरिस के साथ कोल्ड टू द टच, बोज डेविडसन की टीन एंजेल, आरोन नॉरिस द्वारा निर्देशित आइवरी, ब्रायन हटन द्वारा निर्देशित डेल्टा फोर्स 4, द डेडली डजन और डुडिकॉफ के साथ व्हाइट सन सहित कई चित्रों के साथ की गई थी। 70 साथ ही सैम बोल्ट, टेक्सास रेंजर नामक एक नया टीवी शो, जो बाद में वॉकर, टेक्सास रेंजर बन गया। 71 इसके तुरंत बाद उन्होंने घोषणा की कि जो लारा को नई कंपनी के साथ 10 फिल्मों के एक विशेष सौदे के लिए साइन किया गया है। लारा उस समय अमेरिकन साइबोर्ग स्टील वॉरियर के निर्माण में थे, जिसे समग्र सौदे में शामिल नहीं किया जाना था। हालांकि अंततः इस सौदे से कोई फिल्म नहीं बनाई गई। 1992 के मध्य तक विलय को रद्द कर दिया गया क्योंकि समर्थक क्रेडिट लियोनिस के साथ समझौता करने में असमर्थ रहे। 73 कैनन ने वॉकर, टेक्सास रेंजर के विकास को जारी रखा जब सीबीएस ने 13 एपिसोड के लिए श्रृंखला को चुना। 74 नकदी प्रवाह की समस्याओं का कंपनी पर गंभीर प्रभाव पड़ने लगा। अक्टूबर 1992 में जेम्स स्पैडर ने शिकागो लूप पेरप्ले सौदे के लिए कैनन पिक्चर्स पर उनकी $1 मिलियन की फीस को लेकर मुकदमा दायर किया। कैनन पिक्चर्स ने सितंबर 1992 को समाप्त होने वाले 9 महीनों के लिए $1.3 मिलियन का शुद्ध लाभ दर्ज किया और एम्स्टर्डम में आईएनजी बैंक से $15 मिलियन की नई ऋण रेखा हासिल की, क्योंकि क्रेडिट लियोनिस ने उनके ऋणों का पूरा भुगतान होने तक और अधिक उधार देने से इनकार कर दिया था। कहा गया कि ऋण अगले 4 वर्षों तक दे नहीं थे। 77 फरवरी 1993 में फंडिंग पार्टनर बाका नाजियोनेल डेल लावोरो के अभियोग के कारण वॉकर, टेक्सास रेंजर का निर्माण जारी रखने के लिए कैनन के पास पैसे नहीं बचे थे, जो उस समय इराक को अनधिकृत ऋण देने के घोटाले में उलझा हुआ था और निर्माता मिनीसीरीज को पूरा करने के लिए अधिक धन जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 78 बाद में सीबीएस प्रोडक्शंस ने उत्पादन को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि के साथ कदम रखा। 79 अगस्त 1993 में वॉकर, टेक्सास रेंजर की सफलता के कारण कैनन ने अपनी दूसरी तिमाही के लिए $1 मिलियन का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से दोगुना था। 80 कैनन पिक्चर्स पर दिसंबर 1993 में पिक्टर इंश्योरेंस कंपनी और पीटर मिलर कॉर्प द्वारा कैनन द्वारा दोनों कंपनियों के साथ वित्तपोषण समझौते से बाहर निकलने पर अनुबंध के उल्लंघन के लिए $14 मिलियन का मुकदमा किया गया था। इस अतिरिक्त दबाव के साथ पियर्स ने कैनन पिक्चर्स में अपने शेयर बेचने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स पिक्चर कॉर्प द्वारा कंपनी और 2 निवेश बैंकरों, रॉबर्ट ब्लेक और रूना आलम के खिलाफ एक और मुकदमा दायर किया गया। मुकदमे में आईएपीसी द्वारा कैनन पिक्चर्स के शेयर खरीदने की योजना के संबंध में हस्तक्षेप और अनुबंध के उल्लंघन का दावा किया गया, जिसमें ब्लेक ने पियर्स के शेयर खरीदे और ब्लेक और आलम ने कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 82 इस दौरान पियर्स पांडा पिक्चर्स को भी बेचने की संभावना तलाश रहे थे,
लेकिन यह सौदा एक और मुकदमे में टूट गया, जिसमें पांडा ने कैनन पिक्चर्स से $20 मिलियन के हर्जाने का दावा किया, क्योंकि पियर्स ने कथित तौर पर कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में झूठ बोला था। 1994 में कैनन पिक्चर्स ने लॉस एंजिल्स के चुनिंदा सिनेमाघरों में अपनी आखिरी फिल्म हेलबाउंड रिलीज की। इसके तुरंत बाद पियर्स ने कैनन पिक्चर्स में नियंत्रित हिस्सेदारी वीएमआई एक्विजिशन इंक को बेच दी। 84 नए मालिकों ने कंपनी के कुछ कर्जों का निपटान किया, लेकिन अधिग्रहण के तुरंत बाद चार्ल्स ब्रॉनसन और एवरी विजन इंक सहित लेनदारों के एक समूह ने कैनन पिक्चर्स पर मुकदमा दायर कर उसे दिवालिया होने के लिए मजबूर कर दिया। 85-86 लेनदार कंपनी को अध्याय 11 दिवालियापन में धकेलने में सफल रहे। 87 इसके तुरंत बाद यह पता चला कि क्रिस्टोफर पियर्स टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में विवादित कैनन टाइटल बेच रहे थे। एक न्यायाधीश ने टोक्यो में की गई सभी बिक्री को रोक दिया और माइफ्ट 1994 में होने वाली किसी भी अन्य बिक्री को रोक दिया। 88 माइफ्ट में किसी भी धोखाधड़ी वाले सौदे को रोकने के लिए स्क्रीन इंटरनेशनल और अन्य प्रकाशनों में एक चेतावनी छपी, जिसमें कहा गया था कि सभी व्यवसाय अदालत द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के साथ किए जाने चाहिए, न कि पियर्स के साथ। 89 संयुक्त राज्य अमेरिका के दिवालियापन न्यायालय ने कैनन पिक्चर्स के लेनदारों के लिए अपने दावे और ऋण के सबूत जमा करने के लिए 11 जनवरी 1995 की समय सीमा तय की। 90 कैनन पिक्चर्स, इसकी 135 फिल्मों की लाइब्रेरी, साथ ही कंपनी के पिछले अवतार 21वीं सदी फिल्म वितरण से 112 फिल्में, आधिकारिक तौर पर 14 अगस्त 1997 को बिक्री के लिए गई। 91 और नीलामी 15 सितंबर को हुई। 92 संपत्ति इंपीरियल एंटरटेनमेंट को बेच दी गई। 93 फरवरी 1998 में एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि ओविडियो जी असोनिटिस को पैरेटी और पाथे ने गलत तरीके से कंपनी से निकाल दिया था। न्यायाधीश ने असोनिटिस को $2.9 मिलियन का हर्जाना देने का आदेश दिया, लेकिन तब तक पाथे दिवालिया हो चुका था और क्रेडिट लियोनिस ने उसे जब्त कर लिया। 2001 से 2002 न्यू कैनन इंक युग कंपनी के मूल और पुनर्जन्म वाले रूपों की लंबी मौत के बावजूद गोलान 2001 में न्यू कैनन इंक के साथ फिल्म निर्माण व्यवसाय में लौट आए। गोलान ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए एवगेनी अफिनेवस्की को काम पर रखा। अफिनेवस्की लॉस एंजिल्स में स्थित होगा, जबकि गोलान तेल अवीव में स्थित होगा। 95 क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसे मूल रूप से 1993 में गोलान की 21वीं सदी फिल्म कॉरपोरेशन के तहत शूट किया गया था, लेकिन 21वीं सदी के दिवालियापन से पहले रिलीज नहीं हुई थी, उनकी पहली पेशकश थी जिसमें डेथ गेम, फ्रिट्ज लैंग की एम की रीमेक, कुमाइट, बाद में फाइनल कॉम्बैट के रूप में बनाई गई लेकिन कभी रिलीज नहीं हुई, और ओपन हार्ट 2002 में रिटर्न फ्रॉम इंडिया के रूप में रिलीज हुई। 2002 के कान फिल्म फेस्टिवल तक न्यू कैनन ने डेथ गेम और रिटर्न फ्रॉम इंडिया को पूरा कर लिया था और एक नए प्रोजेक्ट ब्यूटी एंड द बीस्ट की घोषणा की थी, जिसका निर्देशन फिरॉन फिलिप्स करेंगे। साथ ही पहले रिलीज हुई फिल्मों ट्रेन टू हेल और इन सर्च ऑफ ए वुमन की बिक्री भी हुई थी, जो पीएम एंटरटेनमेंट की एक अप्रकाशित शीर्षक थी। 96 उस वर्ष बाद में विजन फिल्म्स ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। अफिनेवस्की ने गोलान की एक पटकथा पर ओए वे माई सन इज के का निर्माण करने के लिए न्यू जनरेशन फिल्म्स का गठन किया। 97 उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज फ्रॉम सीरिया और विंटर ऑन फायर यूक्रेन की फाइट फॉर फ्रीडम बनाई, जिसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण श्रेणी में असाधारण योग्यता में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। न्यू कैनन के बाद गोलान ने फिल्मों का निर्माण और निर्देशन जारी रखा, जिसमें आर्मंड असांटे और उडो कीर के साथ चिल्ड्रन ऑफ वैक्स, ए डेंजरस डांस और मैरिज एग्रीमेंट शामिल है। 2013 में गोलान ने एमजीएम, मूल कैनन के उत्तराधिकारी, के साथ साझेदारी में कैनन में उनके द्वारा निर्मित कई फिल्मों के सीक्वल की घोषणा की, जिसमें रिचर्ड चेम्बरलेन और शेरोन स्टोन के साथ एलन क्वार्टरमैन और ज्वेल ऑफ द ईस्ट,
माइकल डुडिकॉफ, डेविड ब्रैडली और स्टीव जेम्स की बेटी डेबी के साथ रिटर्न ऑफ द डेल्टा फोर्स और अमेरिकन निंजा अप्रेंटिस शामिल है। साथ ही नई मूल परियोजनाएं द स्नाइपर, मिकी राउरके और ब्रूस विलिस के साथ और द गोलेम अल पचिनो और नास्तास्जा किंस्की के साथ। हालांकि किसी भी निर्माण से पहले गोलान की मृत्यु हो गई। तो बात कर ले दोस्तों इस मूवी के बजट के बारे में, तो ये तकरीबन हमें पहले तो क्षण में आपको बता देता हूँ 3 सितंबर 1900 लगभग या 90 में देखने को मिली थी। जब उस दौर के अंदर मूवी के बजट की बात कर ले तो मूवी का बजट लगभग 50 मिलियन का यानी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था और मूवी का बजट 6.27 मिलियन का था, यानी कि बहुत कम बजट में उस दौर के अंदर ये जो पैसे होते हैं बहुत ज़्यादा होते थे। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन अपने बजट से मैं आपको बता दूं लगभग 25 गुना ज़्यादा इसने कलेक्शन दिया था। तो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था। बाकी आगे मैं इसकी पूरी अपडेट आपको बता ही चुका हूँ और अपकमिंग पार्ट है इसका हमें देखने को मिल सकता है 2026 के वर्जन में, उसकी भी अपडेट मैंने बता दी है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।